हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th सॉलिड स्टेट में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए इसे हम ध्यान से देखते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। ओके। नंबर 1 क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन बेरावादार ठोस है? बेरावादार का इंग्लिश होता है नॉन क्रिस्टलाइन। तो यहाँ पे NaCl जो है क्रिस्टलाइन है, Al एल्युमिनियम नाइट्रेट ये भी क्रिस्टलाइन है, ग्रेफाइट ये भी क्रिस्टलाइन है, लेकिन जो ग्लास है ये ग्लास जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन है। तो बेरावादार ठोस में ही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन रावादार ठोस है? रावादार यानी क्रिस्टलाइन, तो ग्लास नॉन क्रिस्टलाइन है, डायमंड क्रिस्टलाइन है, तो ये आंसर हो सकता है। आगे देख लेते हैं, पॉलीमर भी नॉन क्रिस्टलाइन है और प्लास्टिक भी नॉन क्रिस्टलाइन है। तो रावादार जो ठोस होगा क्रिस्टलाइन वो डायमंड होगा। थर्ड आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक सॉलिड है? तो आयनिक सॉलिड ग्रेफाइट आयनिक सॉलिड नहीं है, हीरा भी नहीं है, NaCl है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव में बढ़ सकता है, ये पूर्ण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है। और SiC भी आयनिक नहीं है, ये कोवालेंट सॉलिड होता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, निम्न में से कौन कोवालेंट सॉलिड है? कोवालेंट सॉलिड सहसंयोजक ठोस बोलते हैं इसको हिंदी में। यहाँ पे NaCl नहीं है, ये आयनिक होता है, KCl भी नहीं होता है, एक नॉन ऑफ दीज है, और Aln ये जो है ये कोवालेंट सॉलिड है, क्योंकि एल्युमिनियम और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पे कोवालेंट बॉन्ड होता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड ठोस है? तो वैसे ठोस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहा जाता है। और इसका ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा, अगर कहीं आपको मिले कि हाइड्रोजन H बॉन्डेड सॉलिड के लिए, तो आपको याद करना है हेडफोन FON, ठीक है। जिस सॉलिड में HFON इसमें से रहता है अगर एटम, तो वो H बॉन्डेड सॉलिड होगा। ओके। तो यहाँ पे हम 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, NaCl में Na और Cl है जो इसमें नहीं मैच कर रहा है। Aln में नाइट्रोजन है बट एल्युमिनियम नहीं है, हीरा नहीं है, सॉलिड NH3। तो NH3 में देखिए यहाँ पे N भी है और H भी है, ठीक है। तो NH3 जो होगा ये हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आणविक ठोस है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड पहचानने का एक ट्रिक है कि जो भी आपको सॉलिड दिया रहेगा उसके आगे नेम के आगे सॉलिड लिखा रहेगा, और ये जनरली गैस या लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में, इसलिए आगे सॉलिड लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड H2O यानी H2O को कन्वर्ट किया है सॉलिड में, NH3 एक गैस होता है, इसको भी सॉलिड में कन्वर्ट किया है, HF भी गैस होता है जो सॉलिड में कन्वर्ट किया गया है। तो इस सबके नाम के आगे सॉलिड है, इसलिए ये सभी जो हैं ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? डेट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पहचानने के लिए एक ऑप्शन N2O है, एक NO2 है, एक NaCl है, यहाँ पे NOT है। तो देखते हैं पैरामैग्नेटिक N2O, NO2 और NaCl इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? अगर किसी भी पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को पहचानना है तो आपको सबसे पहले उस कंपाउंड का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन आता है, तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और ऑड आता है ऑड, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 × 10 और 10, ऑक्सीजन का 6, ये 16 आ गया जो इवन है, यानी ये डायमैग्नेटिक है। चलिए इसका निकालते हैं, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, 6 × 12, तो यहाँ पे 12 5 17, 17 जो है एक ऑड नंबर है, और ऑड है इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे NO2 आपका ऑप्शन
पैरामैग्नेटिक के लिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। निम्न में से कौन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है? लौ चुंबकीय। फेरोमैग्नेटिक 5 ही सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कोबाल्ट, एक लोहा होता है, गैडमियम होगा, निकेल होगा, और एक क्रोमियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे लोहा, कोबाल्ट, गैडमियम, निकेल, CrO2, ये पांचों जो होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं। इसको याद करने का तरीका है, फिर कोई गुस्सा नहीं करेगा, फिर कोई गुस्सा नहीं करेगा। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं और यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में कोबाल्ट भी फेरोमैग्नेटिक है, निकेल भी फेरोमैग्नेटिक है, लोहा भी फेरोमैग्नेटिक है, और डी यानी सभी है, यहाँ पे सभी फेरोमैग्नेटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। CrO2 एक है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक? तो यहाँ पे CrO2 अभी बताया कि ये क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन फेरीमैग्नेटिक पदार्थ है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन में देखिए Fe जो है ये फेरो है, CO भी फेरो है, CrO2 भी फेरो है, लेकिन Fe3O4 ये फेरीमैग्नेटिक है। ठीक है, तो फेरीमैग्नेटिक याद कर लीजिएगा, F3O4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, कौन डायमैग्नेटिक पदार्थ है? तो यहाँ पे अभी लिखा लेते थे, N2O का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 आ रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, N2O का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था, 16। तो ये इवन नंबर है, और इवन अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो कंपाउंड डायमैग्नेटिक शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे N2O जो है ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से कौन अतिशील सुपर कोल्ड लिक्विड? तो याद कर लीजिएगा, ग्लास को ही सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर से इधर चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, हीरा में कार्बन का प्रसंकरण। हीरा में कार्बन का प्रसंकरण, यहाँ पे देखिए, हीरा में कार्बन का प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, याद कर लीजिएगा, sp3 होता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण, तो ये sp2 होता है। हीरा में sp3 और ग्रेफाइट में sp2। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन का अप्रूप है। हीरा जो होता है बहुत कठोर होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन मेटालिक सॉलिड है, धात्विक ठोस? तो NaCl आयनिक है, कार्बन जो है ये मेटल नहीं है। मेटालिक मतलब वैसे सॉलिड जो मेटल होते हैं, तो यहाँ पे Fe जो है ये मेटल है, और ये मेटालिक सॉलिड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, किसमें स्टॉकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं? तो AgBr एक ओनली वन कंपाउंड है जिसमें स्टॉकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉकी डिफेक्ट के कारण ठोस का घनत्व डैश डैश होता है। देखिए, स्टॉकी डिफेक्ट में केटायन और एनायन बाहर निकल जाते हैं, तो जब एटम्स निकलेंगे तो उसकी डेंसिटी घटेगी, तो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है NaCl में कौन सा दोष पाया जाता है? याद कर लीजिएगा, NaCl में स्टॉकी डिफेक्ट पाया जाता है, स्टॉकी दोष। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, NaCl में Na+ और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर, सामान्य संख्या 6:6 होता है। ओके, हाँ, NaCl, AgBr, AgCl, LiCl, KCl, ये जितने भी कंपाउंड हैं इन सब में इनके आयनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6:6 होता है। ओके, नेक्स्ट है, ताप में वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? तो विद्युत चालकता मतलब कंडक्टेंस में कमी होती है। तो कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आयनिक और एक होते हैं मेटालिक। तो आयनिक कंडक्टर में टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, आयनिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन मेटालिक जो कंडक्टर होता है, मेटालिक कंडक्टर का अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो
सुचालक धातु, धातु जो होते हैं सुचालक, वो होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी चालकता घटती है, किसकी, धातु की। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 21 नंबर, फ्रेंकल तथा स्टोक्की दोष होते हैं, नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष या अणु दोष। तो ये परमाणु दोष होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस दोष में परमाणु बाहर निकलते हैं या परमाणु का इधर उधर स्थान चेंज होता है। ओके, तो इसीलिए कौन सा दोष है, परमाणु दोष। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, Na2O में Na+ और O-2 में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो इसका आंसर तो 4:8 होगा। आपको एक ट्रिक बताते हैं कि यदि आपको ऐसे A2B या AB2 टाइप कंपाउंड मिले तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और जिसकी संख्या कम होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। यहाँ पे इसका कम है तो इसका 8 होगा और इसका ज़्यादा है तो इसका 4 होगा। यहाँ पे A का ज़्यादा था तो इसका 4 और यहाँ पे B का ज़्यादा है तो इसका 4। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड आपको मिले तो आप समझ जाइए इसका A2B टाइप तो 4:8, AB2 टाइप मिला तो 8:4। ओके, तो यहाँ पे A2B टाइप का है तो 4:8 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टल में ब्रेवियास जालक की संख्या होती है। तो ब्रेवियास लैटिस की संख्या हमेशा 14 होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं नंबर 24 क्वेश्चन, बॉडी सेंटर एकल सेल जिसको BCC बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोला जाता है, में परमाणुओं की संख्या होती है। तो बॉडी सेंटर में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ठीक है, अगला है क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, यानी क्रिस्टल लाइटिस की जो संख्या होती है वो 7, ब्रेवियास लाइटिस 14 और क्रिस्टल लाइटिस 7। ओके, आपको पढ़ाया गया होगा। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, BCC इकाई सेल में मुक्त स्थान होते हैं, वॉइड्स या इसको एम्प्टी स्पेस बोला जाता है। तो याद कर लीजिएगा, BCC अगर बॉडी सेंटर यूनिट सेल आए तो इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 68%। तो वॉइड्स मतलब वॉइड्स निकालने का तरीका है 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, तो 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 22%। ओके, तो वॉइड्स जो आएगा वो 22% आएगा। ठीक है, चलिए NaCl एक उदाहरण है FCC होता है NaCl। ओके, याद कर लीजिएगा, FCC घनीय कोष्ठक में हर फलक फेस केंद्र पर उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होते हैं। तो प्रत्येक फेस पर कह रहा है, प्रत्येक फेस पर FCC के एक एटम अगर है, मान लीजिए कि ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। FCC में क्या होता है कि यहाँ पे एटम, यहाँ पे 8 कॉर्नर पे एटम रहते हैं और फेस पे भी रहता है। तो अगर फेस पे एटम है तो इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा कोई ना कोई। तो एक फेस पे एटम जो होता है वो 2 यूनिट सेल में साझा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट सेल में साझा होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, HCP में परमाणुओं की संख्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो ओनली 6 होती है। हेक्सागोनल यानी हेक्स मतलब 6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, रावा मतलब होता है क्रिस्टल, यानी ठोस के क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में चला जाता है, ऋणायन द्वारा खाली स्थान में चला जाता है तो दोष उत्पन्न होता है। जी देखिए, जब यहाँ पे ठोस है, मान लीजिए इसके अंदर ऐसे एटम है जो आयनिक ठोस है, ये सब आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहा है। ठीक है, ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब आयनिक सॉलिड होता है। यदि इसमें से कोई नेगेटिव एटम यहाँ से अपने स्थान से निकलकर इसके इंटरसेल साइन में यहाँ आ जाए तो एक डिफेक्ट उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। 31 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो सिलिका कार्बाइड इसका फार्मूला है
तो क्रिस्टलीय होगा। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय होता है। क्वार्ट्ज कांच, ये जो होता है क्वार्ट्ज कांच जो होता है ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ये कांच। और क्रोम एलम का फॉर्मूला होता है, यानी ये अक्रिस्टलीय नहीं होगा, ये अक्रिस्टलीय होता है, बाकी सब क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। HCP संरचना में पैकिंग फरवाज होता है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में पैकिंग फ्रैक्शन होता है, बाबू याद कर लीजिएगा 0.74। इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 74% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है। BCC इकाई में खाली जगह की प्रतिशत होती है, तो BCC में अभी बताए वॉइड्स कितने होते हैं, खाली स्थान 32%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इधर ध्यान देंगे आप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। FCC इकाई में परमाणुओं की संख्या होती है, तो FCC में होता है 4, BCC में 2, SCC में 2 और सिंपल क्यूबिक में 1। तो यहाँ पे FCC में परमाणुओं की संख्या 4। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सामान्य संख्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा इसका 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, FCC और BCC में सामान्य संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्रमशः होता है, तो FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और BCC का 8, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 8। FCC एकल सेल में संकुलन क्षमता होती है, ये 37 नंबर आपका क्वेश्चन है। FCC एकल सेल में माने यूनिट सेल में संकुलन क्षमता का मतलब होता है पैकिंग फ्रैक्शन, तो ये 74% होता है। ठीक है, HCP और FCC इन दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन सेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। जर्मेनियम अर्धचालक में आर्सेनिक अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया होती है डोपेंट। ठीक है, जब अर्धचालक में बाहर से हम अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डोपिंग, हिंदी में डोपेंट। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। 39 नंबर क्वेश्चन है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई, पिंड केंद्रित का इंग्लिश होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, तो BCC इसको बोल सकते हैं, में परमाणुओं की संख्या होती है, तो परमाणु की संख्या 2 होती है। अभी पीछे क्वेश्चन कराए थे कि BCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, तो इसको BCC कहा जा सकता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, बेरेवियस लैटिस है। निम्न में से किस क्रिस्टल तंत्र में A नॉट इजिकल टू B नॉट इजिकल टू C एवं अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 डिग्री पैरामीटर वर्तमान रहता है, तो यह मैच बैक्स की तरह होता है। इसका जो आंसर होगा वो ट्राइक्लिनिक होगा। ठीक है, वैसे आपको बेरेवियस लैटिस पढ़ाया गया होगा डिटेल में, वहाँ पे आप जाकर इसको दे सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। FCC में परमाणुओं की संख्या होती है, ये 2 बार क्वेश्चन हो गया। FCC में 4 होते हैं एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसा ठोस जिसमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, तो मेटालिक बॉन्ड केवल मेटल्स में पाए जाते हैं या मेटालिक सॉल्ट में, तो मेटल में पाया जाता है, आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। ZNS या कॉपर क्लोराइड या CuBr का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो 6:6। ठीक है, क्लोराइड ब्रोमाइड ये याद कर लीजिएगा, इन तीनों का रेशियो 6:6 होता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 44 नंबर। किसी ठोस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका R+/R- रेशियो होगा, मतलब रेडियस रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको रेडियस रेशियो याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे R+ और R- यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यदि 0.155 से रेडियस रेशियो आपका कम आ रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। यदि 0.155 से 0.225 के बीच में आ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। 0.225 से 0.414 के बीच में आ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अगर 0.414 के 4 और 0.732 के बीच में रेडियस रेशियो आपका है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यदि 0.732 और 1 के बीच में आ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया है, तो इसका रेशियो इतने के बीच में आएगा 0.414 to 0.732, तो 0.414 to 0.73, ऑप्शन नंबर बी। तो ये टोटल 44 क्वेश्चन है। इन 44 क्वेश्चन से आपको बोर्ड की तैयारी में बहुत हेल्प होगा और आप जमकर तैयारी कीजिए और इन क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।